स्टोरी की शुरुआत होती है डोंगहा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से, जहां पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट्स जमा हो चुके थे। यहां हमारा मैं कैरेक्टर लिन हूं अपने टेस्ट पेपर को देखकर काफी गहरी सोच में पड़ा हुआ था और शिकायत कर रहा था कि यह पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक उस वक्त क्लासरूम में लड़कियों का एक ग्रुप एंट्री लेता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। स्टूडेंट्स फौरन उनमें से एक को पहचान लेते हैं और बात करने लगते हैं कि वो कितनी क्यूटी है। सबको लगता है कि वो एक फ्रेशमैन है, लेकिन असल में वो इस कैंपस की क्वीन है। उसका नाम दू सिहा था। इतनी अटेंशन मिलने के बाद भी वो ज्यादा खुश नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस क्लास में क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेकंड ईयर स्टूडेंट्स थे। बाद में पता चलता है कि उसकी सगाई इसी कैंपस के एक लड़के से हुई है, जिसे उसकी दोस्त काफी बोरिंग मानती है। वो खुद कह देती है कि उस चिचोरे से शादी करने से बेहतर वो जिंदगी भर अकेली रहना पसंद करे। इसी बीच लड़कियों का ग्रुप लिनहू के पास आकर रुक जाता है। लिनहू कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी एक लड़की आगे बढ़ती है और लिनहू का ध्यान खींचने के लिए जोर से उसकी डेस्क पर हाथ पटक देती है। वो चाहती थी कि वो अपने दोस्तों के साथ उसी सीट पर बैठे, लेकिन लिन मू जवाब देता है कि पीछे बहुत सारी खाली डेस्क पड़ी हैं जहां वो लोग बैठ सकते हैं। लेकिन उस लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका तो असूल ही यही था कि उसे बस यहीं बैठना है। वो लड़की तुरंत नोटिस कर लेती है कि हमारा हीरो इतनी सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। वो उसे ताना मारती है कि जब उसे कुछ आता ही नहीं तो उसने पहली डेस्क लेने की हिम्मत कैसे की, जबकि ये उसके लिए जरूरी भी नहीं है। वो लड़का इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि बदकिस्मती से वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही थी। उसने डू श्याओ यू की तरफ देखा, जो उसके सामने हो रही इन सब चीजों को लेकर पूरी तरह बेपरवाह थी। उसी वक्त उनकी बातचीत में कोई और दखल देता है और हमारे हीरो के कंधे पर हाथ रखता है। ये उसका ही एक क्लासमेट था, जिसे लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की की रिक्वेस्ट पूरी करना जरूरी है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट को एहसास हो गया कि वो इस तरह के प्रेशर को नहीं झेल पाएगा, इसलिए वो अपनी जगह बदलने के लिए अपना सामान पैक करने लगा। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देख रहे थे कि कैसे वो हताश लूजर अपनी डेस्क छोड़कर जा रहा है। वो डू श्याओ यू के पास से गुजरा और उसकी तरफ एक नजर डाली, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था। फिर भी उस लड़की में तीखी आवाज में बात की और बड़ी नफरत के साथ प्रोटैगनिस्ट को डरपोक कह दिया। उसकी दोस्त को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे हीरो जैसा कोई लड़का डोंगहाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सका है, और उसे शक था कि इसकी जरूर कोई जान पहचान होगी। असलियत में डू श्याओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लड़का कहाँ पढ़ता है, जब तक कि वो उसके साथ अपनी सगाई तोड़ सके। सीन शिफ्ट होता है और अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद लिन मू शहर की शाम वाली सड़कों पर अकेला चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। अपनी होने वाली मंगेतर के लिए कोई फीलिंग्स ना होने के बावजूद उस लड़के के लिए इस तरह का एटीट्यूड बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो अपने दिमाग से उस पल को निकाल नहीं पा रहा था जब उस लड़की ने बड़ी बेरुखी से उसे डरपोक कहा था। वैसे तो वो लड़का खुद भी सगाई से खुश नहीं था, क्योंकि ये सब उसके पेरेंट्स ने अरेंज किया था। मेन कैरेक्टर ने फैसला किया कि वो इन सब प्रॉब्लम से अपना दिमाग खराब नहीं करेगा। वो बस घर जाकर ये देखना चाहता था कि उसके ग्रैंडफादर कैसे हैं। टैक्सी में बैठे हुए उसने उम्मीद की कि वो बूढ़े इंसान अब पहले से बेहतर होंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो लिन फैमिली के मैंशन पर पहुंच गया, जो देखने में काफी शानदार और बड़ा लग रहा था। लिन मू दरवाजे के करीब गया और उसने अपने ग्रैंडफादर को आवाज देकर बताया कि वो घर आ चुका है। वो लड़का अंदर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया, क्योंकि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत उन चिल्लाने की आवाजों को पहचान लिया और अंदाजा लगा लिया कि उसकी फैमिली फिर से झगड़ा कर रही है। प्रोटैगनिस्ट को ना चाहते हुए भी नोटिस किया कि उसके सारे रिश्तेदार पहले से ही वहां जमावड़े में मौजूद थे। वहां का माहौल तुरंत भारी हो गया। हर कोई जैसे जम गया था और वहां एक ऐसी घुटन भरी खामोशी थी जो अनकही शिकायतों से भरी हुई थी। उस लड़के को ग्रीट करने वाली पहली इंसान लिन रॉन आंटी थी, जिन्होंने समझाया कि दादाजी चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। लिन मू को इस खबर से कोई हैरानी नहीं हुई, इसलिए उसने शांति से जवाब दिया कि वो अपने रूम में जा रहा है। वो चुपचाप उन आदमियों के पास से गुजरा जो सोफे पर खामोश बैठे थे। आवाज उठाने वाला पहला शख्स लिन यीताई का बड़ा अंकल था, जो इस बात से नाराज था कि उसका भतीजा तमीज तहजीब पूरी तरह भूल चुका है और उन्हें नमस्ते तक नहीं कर रहा। दूसरा अंकल, जिसका नाम लिन वाई था, उसे तो ये भी नहीं लगता था कि उन्हें इस लड़के की देखभाल करनी चाहिए। उसने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि वैसे भी प्रोटैगनिस्ट के पास जीने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले दिन लंच के टाइम पर लिन मू अपने ग्रैंडफादर से मिला और उसने उन्हें बताया कि वो कुछ दिनों के लिए क्लासेस अटेंड नहीं करेगा, ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। ग्रैंडपा जाहिर तौर पर इस खबर से काफी खुश हुए कि उनका पोता उनके साथ ज्यादा वक्त बिता पाएगा। लेकिन वो लड़का उस बूढ़े इंसान की हालत को लेकर बहुत दुखी था, क्योंकि जब से हमारे हीरो के मॉम डैड गुजरे थे, तब से ग्रैंडपा की तबीयत काफी खराब चल रही थी। इसलिए किसी को नहीं पता था कि वो ठीक हो पाएंगे या नहीं। तभी आंटी ने उनकी बातों को बीच में रोका और कहा कि लिन मू और ग्रैंडपा को अब डिनर के लिए चलना चाहिए। बस कुछ ही मिनटों में पूरी लिन फैमिली एक ही टेबल के चारों तरफ जमा हो चुकी थी। सबसे पहले बोलने वाले अंकल लिन यीताई थे, जिन्होंने फैसला किया कि वो सारे जरूरी मुद्दों पर एक साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोग जल्द ही एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के फैसले लेने की अथॉरिटी नहीं मिली है, जबकि हाल ही में प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। उस आदमी को लग रहा था कि अब सही
समय आ गया है कि ऑक्शन डिपार्टमेंट को उसकी देखरेख में दे दिया जाए। वहीं दूसरे भाई को लगा कि अगर लिन यी ताई को ऑर्गेनाइजेशन से दिक्कत है तो उन्हें ऐसे मामलों में शामिल ही नहीं होना चाहिए, और उसने अपनी मदद ऑफर की। इस पॉइंट पर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया और बोला कि उसका पेट भर गया है, इसलिए वो अपने रूम में जा रहा है। किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि वो लड़का टेबल छोड़कर चला गया है, क्योंकि ऑक्शन हाउस को लेकर वहां एक जोरदार बहस छिड़ चुकी थी। लिन मू अपने रूम में गया और उसने गहरी सांस ली, क्योंकि वो उस शोर शराबे को सुन सुनकर पक चुका था। हमारा हीरो बालकनी में गया और सोचने लगा कि आखिर उसके मॉम और डैड बहुत जल्दी दुनिया छोड़कर चले गए। वो चाहता था कि काश उसके पेरेंट्स अपनी आंखों से देख पाते कि कैसे उनका परिवार धीरे धीरे बिखर रहा है। ये सारी घटनाएं मेन कैरेक्टर को चैन नहीं लेने दे रही थी, जिसके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। इसी बीच एक अंकल ने उस लड़के को चेक करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें शक था कि वो इस वक्त परेशान है। उस आदमी ने अंदाजा लगाया कि हमारा हीरो फिर से अपने पेरेंट्स को याद कर रहा है। लिन मू उस अजनबी की मौजूदगी से ज्यादा खुश नहीं था, इसलिए वो सोचने लगा कि क्या अंकल को उससे कोई काम है। अंकल को प्रोटैगनिस्ट से कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें बस लगा कि उस लड़के ने डिनर में ठीक से खाना नहीं खाया, जिससे वो थोड़े चिंतित हो गए थे। वो आदमी बात करने लगा कि कैसे सिर्फ लिन मू के फादर ही थे जो उनके पिता की स्किल्स को इनहेरिट कर पाए थे। बदकिस्मती से उनका भाई एंटीक्स की स्टडी में पूरी तरह डूब गया और उसने फैमिली बिजनेस संभालने की ग्रैंडफादर की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उसने कमान संभाली भी तो इससे फैमिली को कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार मेरे अंकल ने इस बातचीत को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया और कहा कि लोगों को वो चीज नहीं मिलनी चाहिए जिसे वो संभाल नहीं सके, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लिन मू अचानक पलटा, उसके माथे पर शिकन थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि अंकल ये बातें किससे कह रहे हैं। अंकल ने कुछ भी एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई और प्रोटैगनिस्ट को जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। जाहिर है मेन कैरेक्टर अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वो बालकनी के किनारे से नीचे गिर गया। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी और वो लड़का खौफ में देख रहा था कि कैसे वो सख्त जमीन तेजी से उसकी तरफ आ रही है। उसका शरीर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन से टकराया और फौरन डामर पर खून की एक लाल नदी बह निकली। इसी बीच वो अंकल ऊपर से बड़ी बेरुखी से देख रहा था कि उसके भतीजे के साथ क्या हुआ। उसने इसे एक छोटा सा गिफ्ट कहा और बोला कि उसने बेटे को उसके पेरेंट्स से मिलने में मदद की है। बस एक पल बाद बाकी फैमिली ने भी देख लिया कि लिन मू अभी अभी बालकनी से गिर गया है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर के ऑफिस की तरफ, जो पूरी तरह अनजान थे कि क्या होने वाला है। अगले ही सेकंड एक घबराई हुई नर्स अंदर भागी जो डॉक्टर जो को ढूंढ रही थी। उस लड़की ने रिपोर्ट दी कि उनके पास एक पेशेंट आया है जो बालकनी से गिर गया है, जिसकी वजह से हेड डॉक्टर मिस जो को ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर समझ गई कि सिचुएशन सीरियस है, इसलिए उन्होंने बताया कि वो अभी उस घायल इंसान के पास जा रही हैं। उधर प्रोटैगनिस्ट पहले से ही इमरजेंसी रूम में था। काफी सारे डॉक्टर्स लिन मू के चारों तरफ जमा थे जो उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उस लड़के की बॉडी देखकर साफ था कि उसे बहुत गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी जान सचमुच एक धागे पर लटकी हुई थी। डॉक्टर जो आते ही पेशेंट की कंडीशन के बारे में पूछताछ की। एक डॉक्टर ने बताया कि वो लड़का चौथी मंजिल से गिरा है और उसे बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। उसकी कलीग एक्यूपंक्चर में बहुत टैलेंटेड थी, जो शायद उस विक्टिम की मदद कर सकता था। वो लड़की एक असरदार तरीका जानती थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। चीफ फिजिशियन रिस्क को समझते थे, लेकिन पेशेंट को अभी के अभी बचाना जरूरी था। मिस जो ने अपने बॉस की बात मानी और फौरन अपनी नीडल्स उठा ली। उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को कसकर पकड़ा और अनाउंस किया कि वो तुरंत अपना काम शुरू करने वाली है। बस कुछ ही सेकंड्स में प्रोटैगनिस्ट के सिर में कई सारी सुइयां लगी हुई थी, जो उसे बचाने का आखिरी चांस था। नर्स ने तुरंत रिपोर्ट दी कि पेशेंट की कंडीशन अब स्टेबल हो गई है। डॉक्टर जो ने बताया कि उन्होंने नीडल्स का इस्तेमाल करके बे और रन स्टेट को स्टिमुलेट किया है, लेकिन अगर ये प्रोसेस ज्यादा देर तक चला तो उस नौजवान का ब्रेन काम करना बंद कर देगा। इसलिए उन्होंने बाकी का काम अपने कलीग्स पर छोड़ दिया। डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी सर्जरी परफॉर्म करना चाहते थे ताकि सही मौके का फायदा उठाया जा सके। अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हेड डॉक्टर को तुरंत शक हुआ कि शायद डॉक्टर जो की टेक्निक ने काम नहीं किया। वो भी मदद के लिए चिल्लाया ताकि इमरजेंसी के लिए डिफिब्रिलेटर रेडी किया जा सके। मेटल प्लेट्स को उसकी छाती पर प्रेस किया गया और 200 वॉट्स के डिस्चार्ज की तीखी आवाज सुनाई दी। इतने जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक से उस लड़के की बॉडी बुरी तरह कांप उठी। डॉक्टर ने पेशेंट के वाइटल्स चेक किए, लेकिन इनमें से किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए डॉक्टर्स ने चार्ज को बढ़ाकर 300 वॉट्स करने का फैसला किया। अगले ही सेकंड मशीनों के बीप करने की आवाज गूंज उठी, जो ये बता रही थी कि लिन मू के अंदर अब जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचा है। तो ये ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया। डॉक्टर झाओ अपना मास्क उतारने ही वाली थी और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो पेशेंट के गार्जियंस को उसकी डेथ के बारे में इन्फॉर्म कर दे। नर्स ने डॉक्टर की बात मान ली, लेकिन फिर भी वो अपनी नजरें उस पेशेंट से नहीं हटा पा रही थी जिसे वो लोग बचा नहीं सके। डॉक्टर्स ने हमारे हीरो की बेजान बॉडी को कवर कर दिया ताकि उसे आगे मुर्दा घर ले जाया जा सके। इसके बाद वो लोग बाकी मामलों को संभालने के लिए ऑपरेटिंग रूम से बाहर चले गए। हॉस्पिटल के स्टाफ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ठीक इसी पल लिनमू की बॉडी के ऊपर एक अजीब सा डार्क स्फीयर अपीयर हो गया है। अगले ही पल कमरे में रोशनी की एक चमकती हुई चिंगारी दिखाई दी, जो ऐसा लग रहा था जैसे खास तौर पर हमारे हीरो को ही ढूंढ रही हो। वो थोड़ी देर तक उस लड़के की बॉडी के चारों तरफ उड़ती रही और फिर अचानक उसकी छाती के अंदर समा गई। उस नौजवान का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उसकी आत्मा उसके शरीर से ऊपर उठ चुकी थी। नीचे सिर्फ एक बेजान खोल बचा था, लेकिन वो अनजान ताकत प्रोटैगनिस्ट को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी।
इसलिए उसने अचानक उसकी आत्मा को जकड़ लिया। उस रूहानी मुट्ठी ने कसकर पकड़ बनाई और लिनमू के ठंडे गोश्त में वापस जिंदगी की चिंगारी भरने की तैयारी की। जब वो हाथ पूरी तरह गायब हो गया तो मेन कैरेक्टर की बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और अब वो ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर हवा में फ्लोट कर रही थी। धीरे धीरे वो सारी अनजान पावर लिनमू के साथ मर्ज होने लगी ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसके बाद उस लड़के की इंडेक्स फिंगर पर एक भारी भरकम और रहस्यमयी अंगूठी दिखाई दी। आखिरकार फ्यूजन का प्रोसेस खत्म हुआ और कुछ सेकंड्स के लिए वो नौजवान हवा में ही जम गया। प्रोटैगनिस्ट अभी भी उन मिस्टीरियस और अद्भुत घटनाओं से पूरी तरह अनजान था जो उस रात उसके साथ हुई थी। सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह डॉक्टर जो अपने वर्क प्लेस पर वापस आई और एक ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उस लड़की की पलकें भारी हो रही थीं। उसका थका हुआ चेहरा ये बता रहा था कि वो पूरी रात सो नहीं पाई है और पेशेंट की मौत की वजह से काफी परेशान है। तभी हवा में एक चीख गूंजी जिससे डॉक्टर चौंक गई और उनकी नींद एकदम से गायब हो गई। वो तुरंत अपनी सीट से उठी और चीख की दिशा में भागी ताकि देख सकें कि आखिर क्या चल रहा है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मिस जो भागते हुए एक वार्ड में पहुंची जहां उन्हें डरी हुई नर्सेज मिली। डॉक्टर ने पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। उन लड़कियों के लिए कुछ भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने बस इतना जवाब दिया कि उन्होंने कुछ बहुत ही खौफनाक देखा है। डॉक्टर ने तुरंत इधर उधर देखा कि रात भर में ऐसा क्या हो सकता है। वो मेन कैरेक्टर की बॉडी के करीब गई जो अभी भी बेहोश पड़ा था। पता चला कि पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इस बात से शॉक था कि पेशेंट का शरीर रात भर में किसी तरह ग्रो कर गया था। उस वक्त डॉक्टर जो ने बॉडी का डिटेल में एग्जामिन करने का फैसला किया क्योंकि ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि पेशेंट का शरीर अभी भी गर्म है, जिससे और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए। उस लड़की ने अपने अंदाजे को पुख्ता करने के लिए अपनी उंगली से हमारे हीरो की सांसें चेक करने का फैसला किया और आखिर में लिन मू अपनी उस लंबी नींद से जाग गया जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली थी। डॉक्टर जो को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करे। वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। इसी बीच वो नर्सेज जो डर के मारे अधमरी हो रही थी, उन्हें लगा कि उनके लिए कोई जिंदा लाश वापस आ गई है। डॉक्टर ने अपने कलीग्स को शांत रहने के लिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों पर हैरान नहीं होना चाहिए। हो सकता है पेशेंट ने क्लिनिकल डेथ एक्सपीरियंस की हो। प्रोटैगनिस्ट पहले से ही ऑपरेटिंग टेबल पर बैठ चुका था और सोच रहा था कि आसपास ये
इसलिए वो तुरंत अपनी नींद से जाग गया। वो इस अनएक्सपेक्टेड विजिट से हैरान था और उसने तुरंत पूछा कि बे इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही है। इसी बीच हमारे हीरो ने उस बूढ़े आदमी से निकलने वाले स्पिरिचुअल ची के ग्लो को देख लिया था, तो ऐसा लग रहा था कि वो फाउंडेशन डायमेंशन को पार करके सीधे एनर्जी गैदरिंग डायमेंशन में एंटर कर चुका है। लेकिन साथ ही उस लड़के को एहसास हुआ कि ये वॉरियर अभी भी शियांतियन डायमेंशन से काफी दूर है। फिर तान बे ने अंकल यांग को एक्सप्लेन किया कि वो उनके पास एक रेयर मार्शल आर्ट्स जीनियस लेकर आई है, एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला इंसान जो हजारों मास्टर्स के बीच भी नहीं मिलेगा। वो आदमी नाखुश था कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते वक्त ऐसा मजाक कर रही है और उसने जोर देकर कहा कि अब उसके लिए मार्शल आर्ट्स सीखने में बहुत देर हो चुकी है। उसने तुरंत हफाई दी कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और सजेस्ट किया कि लीडर खुद मेन कैरेक्टर की स्किल्स चेक करके देख लें। अंकल यांग अपनी स्वीट बेबी को मना नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी बातों पर भरोसा करने का फैसला किया। वो उस नौजवान की तरफ बढ़े, उसके कंधे पर कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ रखा और बड़े गौर से उसके चेहरे को देखा। आखिर में वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि उस लड़के के पास एक काफी स्ट्रांग बॉडी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब याद से कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।